मान लीजिए एक सुबह नींद खुले और पता चले कि जिस शहर में हम रह रहे हैं उसका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रातों रात अपग्रेड कर दिया गया है। हाँ, मतलब जैसे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अचानक से बिल्कुल नया और फास्ट हो जाए। बिल्कुल, सड़कें अचानक 6 लेन एक्सप्रेसवे बन गई हों। जिन फैक्ट्रियों में कभी अवैध हथियार बनते थे वहां अब ड्रोन और मिसाइलें बन रही हों। सुनने में तो एकदम भविष्य वाला फील दे रहा है ना। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत चमकदार और तेज लगे, लेकिन उसी दौरान अचानक से सुबह की चाय का खर्च दुगना हो जाए। अरे बाप रे। और जो नया लोकल एआई सिस्टम लगाया गया है वो हमारी क्षेत्रीय बोली समझने से ही इनकार कर दे, तो क्या होगा? फिर तो वो सारा जो चमकदार इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आम आदमी को किसी काम का नहीं लगेगा। सही बात है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये असल में उस बड़े बदलाव की एक तस्वीर है जो इस वक्त भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और यही विरोधाभास, मतलब एक तरफ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की चमक और दूसरी तरफ आम इंसान की रोजमर्रा की जद्दोजहद, यही किसी भी तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई होती है। एकदम। जब विकास की रफ्तार इतनी तेज हो ना तो कुछ न कुछ पीछे छूट ही जाता है। मैं इसी बारे में सोच रही थी। और आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं ना। हाँ, तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का केंद्र बिल्कुल यही स्थिति है। हम मुख्य रूप से लखनऊ में हुए अमर उजाला संवाद 2026 के राजनीतिक और तकनीकी सत्रों की जो रिपोर्ट्स हैं उनको खंगाल रहे हैं। और शायद हमारे पास कुछ और स्रोत भी हैं। हाँ, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और टेली रिपोर्टर के कुछ विश्लेषणात्मक लेख भी हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि जब कोई समाज तेजी से आधुनिकीकरण की तरफ भागता है, चाहे वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हो या एआई की दौड़, तो इस शाइनी मैक्रो ग्रोथ और उलझी हुई जमीनी हकीकत के बीच कैसा टकराव होता है। मतलब बड़े आर्थिक आंकड़ों और जो माइक्रो रियलिटी है उसका आमना सामना। बिल्कुल, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस पूरी तस्वीर को ऊपर से देखने की। संवाद 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आंकड़े पेश किए वो सीधे तौर पर उसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं जो हमने शुरू में कहा। उन्होंने काफी बड़े दावे किए थे मंच से। हाँ, उन्होंने साफ किया कि यूपी अब बीमारू राज्य के ठप्पे से बहुत आगे निकल चुका है और आज देश के टॉप 2 इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में आता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है एक्सप्रेसवे का विस्तार। मतलब रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज देश के 60% एक्सप्रेसवे केवल यूपी में है। और एक समय था जब वहाँ सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे हुआ करता था। सही कहा। और इसे सिर्फ कंक्रीट और तारकोल के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अर्थशास्त्र में ये जो बुनियादी ढांचा है ना, ये किसी अर्थव्यवस्था की रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो वो सिर्फ 2 शहरों के बीच का रास्ता छोटा नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो अपने आसपास वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क और नई फैक्ट्रियों का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर देता है। और इसी इकोसिस्टम का सीधा असर राज्य की जीडीपी पे पड़ता है ना? एकदम सटीक। और मुख्यमंत्री के भाषण के मुताबिक यूपी की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ से छलांग लगाकर 36 लाख करोड़ की हो गई है। अरे वाह, ये तो 3 गुना हो गया। हाँ, और प्रति व्यक्ति आय जो पहले करीब 43,000 रुपए थी वो अब 1,20,000 रुपए के पार हो चुकी है। ये कोई छोटा जंप नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है और पूंजी हमेशा वही जाती है जहां सुरक्षा और कानून का राज हो। और इसी बात को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से मंच पे रखा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले एक जिला एक माफिया का जो दौर था उसे अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या ODOP ने रिप्लेस कर दिया है। मतलब कट्टे और बम की जगह ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। अब यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। ये जो बड़े बड़े आर्थिक दावे और आंकड़े हम बता रहे हैं ये सत्ता पक्ष के अपने बयान है और स्रोतों से लिए गए हैं। हाँ, हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी के गणित का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम विशुद्ध रूप से बस आर्थिक और प्रशासनिक नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतियों का समाज पर असर क्या पड़ रहा है। और ये तटस्थता बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब हम रूल ऑफ लॉ या कानून के राज की बात करते हैं तो नीतियां अक्सर बहुत कठोर हो जाती हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक के मुद्दे पर जो बयान दिया वो इसी मानकीकरण का हिस्सा लगता है। हाँ, उनका तर्क था कि सड़कें आवागमन के लिए हैं और किसी को भी ट्रैफिक रोकने का अधिकार नहीं है।
नमाज शिफ्टों में पढ़ी जा सकती है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब अर्थशास्त्र के हिसाब से? इसके पीछे का तंत्र यह है कि जब कोई सरकार एक वैश्विक निवेश का माहौल बनाना चाहती है तो उसे सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, हर किसी के लिए एक समान नियम। अच्छा, ताकि जो निवेशक हैं उन्हें एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी मिल सके। बिल्कुल, उन्हें यह सुरक्षा महसूस हो कि सार्वजनिक व्यवस्था किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होगी। समझ गई। लेकिन जब हम इस ट्रिलियन डॉलर वाले नजरिए से बाहर निकलकर थोड़ा नीचे जमीनी स्तर पर आते हैं तो तस्वीर काफी अलग दिखने लगती है। हाँ, वहाँ सब कुछ इतना चमकदार नहीं होता। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई एथलीट बल्किंग फेज में हो। अच्छा उदाहरण है? उसका कुल वजन और मांसपेशियां तो तेजी से बढ़ रही होती हैं, लेकिन उसके जोड़ों और हड्डियों पर अचानक आए इस नए वजन का भारी दर्द भी होता है। और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने संवाद के मंच पर ठीक उसी दर्द, उसी जमीनी हकीकत की नस पर हाथ रखा। हाँ, उनका सीधा कहना था कि असली विपक्ष कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और बेरोजगारी है। यहीं पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के उस क्लासिक टकराव को देखते हैं। मतलब 36 लाख करोड़ की इकोनॉमी बड़ा आंकड़ा है, लेकिन एक आम घर के किचन का बजट माइक्रो हकीकत है, जो कि हर दिन की चुनौती है। बिल्कुल। जब सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंधाधुंध खर्च करती हैं तो सिस्टम में बहुत सारा पैसा आता है, जिससे इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है और आम आदमी की आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाती। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उन्होंने तो इसे बाकायदा लीक एग्जाम का नाम ही दे दिया। वो इस माइक्रो रियलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने गणित भी तो समझाया था ना? हाँ, और वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर 22 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी और हम मान लें कि एक परिवार में माता पिता और दादा दादी मिलाकर सिर्फ 5 लोग हैं, तो सीधे तौर पर 1 करोड़ 10 लाख लोग इस धोखे का शिकार हुए। इस गणित के पीछे का दर्द समझना बहुत जरूरी है। एक पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं होता। तो फिर ये और क्या इम्पैक्ट डालता है? ये अर्थशास्त्र में एक नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है। गांव का जो परिवार अपनी जमीन गिरवी रखकर या लोन लेकर बच्चे को कोचिंग के लिए शहर भेजता है, उसके लिए वो परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। हाँ, वो तो उनके लिए गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। बिल्कुल, वो परिवार की अगली पीढ़ी को गरीबी से बाहर निकालने का 20 साल का फाइनेंशियल प्लान होता है। जो पेपर लीक होता है तो वो पूरा प्लान क्रैश हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पी का मतलब पार्टी है, जबकि समाजवादियों के पी का मतलब पीड़ित है। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग महंगाई से तंग आकर गाड़ियां छोड़ रहे हैं और साइकिल पर वापस आ रहे हैं। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती और शिक्षा मित्रों का मुद्दा भी उठाया गया। तो मतलब ये एक वाजिब सवाल उठाता है कि अगर हम दुनिया के बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना भी लें, लेकिन उस पर चलने वाले युवा के पास अगर रोजगार का कोई सुरक्षित भविष्य ही ना हो, तो उस विकास का क्या फायदा? यही तो विकास के ट्रांजिशन का सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है। कैसे? जब भी कोई अर्थव्यवस्था कृषि या पारंपरिक ढांचे से सीधे एक औद्योगिक पावर हाउस बनने की कोशिश करती है, तो शिक्षा और रोजगार के पुराने मॉडल टूट जाते हैं और नए मॉडल अभी पूरी तरह बने नहीं होते। और इस बीच की खाई में जो पीढ़ी फंसती है, उसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही। और शायद इसी खाई को पाटने के लिए, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अक्सर हम तकनीकी चमत्कारों की तरफ देखते हैं। यहीं से अमर उजाला संवाद के दूसरे दिन का सबसे बड़ा विषय उभर कर आता है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI। मंच पर भारत GPT के संस्थापक अंकुश सबरवाल मौजूद थे, जिन्होंने सॉवरेन AI यानी स्वदेशी AI की जोरदार वकालत की। अब देखिए, सॉवरेन AI सिर्फ एक नया चैटबॉट बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये एपिस्टेमिक सिक्योरिटी यानी हमारे ज्ञान और डेटा की संप्रभुता का मसला है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? सबरवाल ने जो तर्क दिया वो AI के काम करने के तरीके की एक बहुत बड़ी कमी को उजागर करता है। विदेशी मॉडल्स जैसे चैट GPT या जेमिनी मुख्य रूप से अंग्रेजी इंटरनेट, रेडिट के फोरम्स और कॉमन क्रॉल के डेटाबेस पर ट्रेन किए गए हैं। मतलब उन विदेशी मॉडल्स के पास भारतीय संस्कृति की कोई याददाश्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आप किसी विदेशी AI से चाय पे चर्चा के बारे में पूछेंगे, तो वो शायद इसका शाब्दिक अनुवाद डिस्कसिंग ओवर टी लीव्स कर दे। हाँ, उसे ये समझ ही नहीं आएगा कि भारत में चाय पे चर्चा सिर्फ चाय पीना नहीं है। ये चौपाल का, राजनीति का और सामाजिक जुड़ाव का एक बहुत बड़ा तंत्र है।
सवरवाल का कहना था कि इसीलिए भारत जीपीटी को वॉइस फर्स्ट अप्रोच के साथ बनाया गया है। और वॉइस फर्स्ट अप्रोच का फायदा ये है कि ये तकनीक को कीबोर्ड की कैद से आजाद कर देता है। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें टाइप करना नहीं आता। ये तो बहुत ही शानदार बात है। सोचिए 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में किसी गांव में बैठी वो महिला जो अंग्रेजी नहीं जानती, वो सिर्फ अपनी क्षेत्रीय बोली में बोलकर इस तकनीक का फायदा उठा सकती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है। पूछिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय डेटा और स्वदेशी तकनीक पर ही अड़े रहें तो क्या हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे नहीं छूट जाएंगे? मतलब क्या ये हमें तकनीकी कुएं का मेंढक बनाने जैसा नहीं है? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन सॉवरेन एआई का मतलब दुनिया से कटना नहीं है। इसका मतलब है ग्लोबल तकनीक के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके उसे अपने स्थानीय डेटा के अनुकूल ढालना। अच्छा, मतलब इंजन विदेशी हो लेकिन फ्यूल अपना हो। सही कहा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ उस नजरिए से दुनिया को देखेंगी जो नजरिया कैलिफोर्निया में बैठे कुछ डेवलपर्स ने सेट किया है। तकनीक तक पहुंच होनी चाहिए, लेकिन वो तकनीक हमारी अपनी भाषा को समझने वाली होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। और जहाँ तक एआई से नौकरियां जाने का डर है, मंच पर इंटेलिमो एआई के सौरभ गुप्ता ने भी एक दिलचस्प तर्क दिया। उन्होंने कहा कि एआई का आना वैसा ही है जैसे बैंकिंग में एटीएम का आना। एटीएम वाला उदाहरण थोड़ा पुराना जरूर लगता है, लेकिन अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये वैसा ही है जैसे बही खातों से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर शिफ्ट होना। एक्सेल के आने से अकाउंटेंट्स की नौकरी नहीं गई थी। बिल्कुल, बल्कि उनकी कैलकुलेशन की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि वे डेटा एंट्री क्लर्क से उठकर फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गए। एआई भी ठीक वही करेगा। ये काम को खत्म नहीं करेगा, बल्कि काम करने के तरीके को बदल देगा। लेकिन एआई हर जगह तो काम नहीं कर सकता ना। अमर उजाला के एमडी तन्मय माहेश्वरी ने डीएनपीए कॉन्क्लेव में इसी बात पर जोर दिया था। उन्होंने क्या पॉइंट रखा था? उन्होंने कहा कि भारत में 80 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, डेटा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा मीडिया इकोसिस्टम आज बहुत नाजुक स्थिति में है। इसका कारण भी बहुत गहरा है। हाँ, एक एआई कुछ सेकंड्स में एक बेहतरीन और कैची हेडलाइन बना सकता है, किसी विदेशी रिपोर्ट का अनुवाद कर सकता है, लेकिन वो एआई उस 45 डिग्री की गर्मी को महसूस नहीं कर सकता। वो किसी गांव में जाकर उस ग्रामीण की आंखों में दिख रहे दर्द या मजबूरी को डिकोड नहीं कर सकता। और पत्रकारिता या किसी भी मानवीय संवाद की बुनियाद भरोसा ही होती है। हाँ। जब जानकारी सिर्फ मशीनों से छन कर आती है तो वो सटीक हो सकती है, लेकिन उसमें सहानुभूति नहीं होती। सही बात है। संवाद के मंच पर मशहूर कवि आलोक श्रीवास्तव ने भी यही कहा कि एआई डेटा प्रोसेस करने में इंसानों को हरा सकता है, लेकिन वो कभी किसी की पीड़ा महसूस नहीं कर सकता। असली रचनात्मकता दर्द, खुशी और मानवीय अनुभवों से पैदा होती है, किसी एल्गोरिदम से नहीं। बिल्कुल। और ये जो चमकती हुई बाहरी परत और अंदर की उलझी हुई मानवीय भावनाओं के बीच का अंतर है, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था या तकनीक तक ही सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे मनोरंजन उद्योग की आज की स्क्रिप्ट भी बन चुका है। बॉलीवुड की जो खबरें हमारे पास वो इसी दोहरी हकीकत का बहुत सटीक उदाहरण पेश करती हैं। हाँ, एक तरफ सिनेमा का वो हिस्सा है जो हमें जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से दूर ले जाकर एक सपनों की दुनिया में छोड़ देता है। जैसे टेली रिपोर्टर और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि डेविड धवन अपनी नई रोम कॉम फिल्म लेकर आ रहे हैं, है जवानी तो इश्क होना है। नाम से ही टिपिकल डेविड धवन वाली वाइब आ रही है ना? हाँ। इसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े हैं। ये उस फील गुड और सकारात्मक सिनेमा की मिसाल है जहां सब कुछ एकदम रंगीन होता है। वैसे इन रिपोर्ट्स में रिलीज डेट को लेकर एक बड़ा मजेदार कंफ्यूजन भी है। क्या कंफ्यूजन है? एक रिपोर्ट कह रही है कि फिल्म 5 जून 2026 को आएगी और दूसरी कह रही है 12 जून। मतलब ऐसा लगता है जैसे मेकर्स खुद कैलेंडर देखकर तय नहीं कर पाए हैं। हो सकता है, लेकिन ये जो हल्की पुल्की और चमक दमक वाली दुनिया स्क्रीन पर बिकती है ना, कई बार उसके पीछे की हकीकत उतनी ही स्याह होती है, बहुत डार्क होती है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही गंभीर क्रिमिनल केस का भी जिक्र है। बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के सचिन संघवी को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाँ, ये वाकया फरवरी 2024 का है। एक 20 वर्षीय महिला ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने म्यूजिक एल्बम और शादी का झांसा दिया और फिर अबॉर्शन का दबाव डाला। हालांकि वे जमानत पर रिहा हो गए हैं,
और उनके वकील ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन जिगर सरैया इस पूरे मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। और यही वो दोहरी हकीकत है। मतलब एक तरफ पर्दे पर रोमांस और आदर्श प्रेम की कहानियां बेची जा रही हैं और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ताकत, शोषण और कानूनी दांवपेच का एक डार्क नेक्सस काम कर रहा है। ये हमारे समाज की उस स्थिति को दर्शाता है जहां बाहर से सब कुछ बहुत कूल दिखता है, लेकिन अंदर कई बार सच्चाई बहुत डरावनी होती है। हालांकि बॉलीवुड का मतलब सिर्फ स्याह हकीकत भी नहीं है। संवाद के मंच पर कुछ सिनेमाई हस्तियों ने उस मानवीय पहलू को भी गहराई से छुआ जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। जैसे जैकी श्रॉफ की बात करें। हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे वे एक छोटी सी चौल की जिंदगी से उठकर सुपरस्टार बने और शोहरत की बुलंदियां देखने के बाद भी आज उनका सबसे बड़ा जुनून क्या है? पेड़ लगाना और पर्यावरण बचाना। बिल्कुल, ये एक इंसान की अपनी मिट्टी की तरफ लौटने की कहानी है। और रणदीप हुड्डा ने भी तो अभिनय की जो व्याख्या की, वो एआई की पूरी बहस को एक नया नजरिया देती है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जब वे इंस्पेक्टर अविनाश जैसे बायोग्राफिकल रोल करते हैं तो सिर्फ उस इंसान के चलने फिरने की नकल उतारना काफी नहीं होता। एक असली कलाकार को उस इंसान की आत्मा को समझना पड़ता है। उसकी प्रेरणा और उसके डर को महसूस करना पड़ता है। और कोई भी सुपर कंप्यूटर या एआई कभी किसी इंसान की आत्मा को कॉपी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। और यही कारण है कि जब तकनीक और तेज रफ्तार विकास हमें थका देते हैं तो हम शांति की तलाश में वापस अपनी जड़ों की तरफ मुड़ते हैं। सही कहा। और संवाद के मंच पर साध्वी भगवती सरस्वती ने बहुत ही अहम बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत की असली पहचान सिर्फ उसके $1 ट्रिलियन के आर्थिक लक्ष्यों या तकनीकी चमत्कारों में नहीं है। तो फिर किसमें? हमारी असली ताकत हमारा सनातन धर्म और वो आध्यात्मिक विरासत है जो हमें विषम परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रखती है। और इसी मानसिक शांति पर गौरव गोपाल दास ने भी जोर दिया था। जब बाहर शोर बहुत ज्यादा हो जाए तो अंदर की शांति ही इंसान को टूटने से बचाती है। और जड़ों से जुड़ने की बात हो और हम खाने का जिक्र न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एकदम। शेफ हरपाल सिंह सोखी ने वहां अपने अंदाज में नमक शमक के साथ स्थानीय स्वाद की जो बात की, वो असल में हमारी संस्कृति के उसी स्वाद को सहेजने की कोशिश ही तो है। बिल्कुल। तो इन सभी अलग अलग पहलुओं को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो आज के इस गहरे विश्लेषण का एक बहुत ही स्पष्ट चित्र सामने आता है। हमने देखा कि यूपी का नया ऑपरेटिंग सिस्टम 36 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था और एक्सप्रेसवे के रूप में बहुत तेजी से काम कर रहा है। लेकिन साथ ही हमने उस बल्किंग फेस के दर्द को भी समझा, जहां पेपर लीक और महंगाई आम इंसान की कमर तोड़ रही है। और हमने इस बात पर भी गौर किया कि कैसे स्वदेशी एआई या भारत जीपीटी जैसी तकनीक उस डिजिटल खाई को पाटने की कोशिश कर रही है ताकि विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रह जाए। और अंत में हमने सिनेमा और अध्यात्म के जरिए ये समझा कि चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, इंसान को आखिर में अपनी आत्मा और अपनी जड़ों की ही जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर $1 ट्रिलियन के सपनों तक का पूरा मैकेनिज्म समझा। लेकिन जाने से पहले एक विचार जो शायद हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वो क्या? हम इंसानों ने ऐसी मशीनें इजाद कर ली हैं जो बिल्कुल हमारी तरह बात कर सकती हैं। हमने ऐसे एक्सप्रेसवे बना लिए हैं जो हमें कुछ ही घंटों में कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। हर चीज की रफ्तार तेज हो गई है। लेकिन जब हम इस $1 ट्रिलियन की अंधी दौड़ के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंचेंगे, जब हम वो सब हासिल कर लेंगे जिसका हम आज सपना देख रहे हैं, तो क्या हम ये याद रख पाएंगे कि हम असल में इंसान हैं? बिल्कुल। क्या हमें वो चीजें याद रहेंगी जो हमें एक दूसरे की तकलीफ महसूस करने की ताकत देती हैं, जो हमें एक समाज बनाती हैं? इस बारे में सुनने वाले फुर्सत से सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले गहरे विश्लेषण में। क्या हो अगर आप 25 करोड़ लोगों की आबादी को लें, उनके लिए देश के सबसे अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे बनाएं, भविष्य की एआई टेक्नोलॉजी लेकर आएं। हाँ। और ठीक उसी समय वही लोग अपनी रसोई के लिए रोजमर्रा का राशन जुटाने में संघर्ष कर रहे हों। मतलब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है, लेकिन हकीकत यही है। हाँ। तो आज हमारे पास जो स्रोतों का जो स्टैक है ना, जिसमें हाल ही में लखनऊ में हुए अमर उजाला संवाद 2026 के विस्तृत ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, बॉलीवुड की आगामी फिल्मों की खबरें हैं और मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ बहुत ही गंभीर कानूनी रिपोर्टिंग शामिल है।
और इनको देखकर एक बात तो एकदम साफ हो जाती है। हाँ, कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं रहा है, मतलब ये भारत के भविष्य की टेस्टिंग के लिए एक बहुत विशाल प्रयोगशाला बन चुका है। एग्जैक्टली, एक प्रयोगशाला। और जब मैंने इन आर्टिकल्स और ट्रांसक्रिप्ट्स को ध्यान से पढ़ा ना, तो सबसे दिलचस्प चीज जो उभर कर सामने आई वो है एक ही समय में मौजूद दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां। मतलब एक तरफ वो चमकता हुआ विकास है, हाँ, एक तरफ तीव्र विकास है, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर की वही पुरानी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं। सही बात है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है, मतलब हमें ये समझना है कि कैसे भारत का ये हृदय स्थल अपनी पुरानी चुनौतियों से निकलकर एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और स्वदेशी एआई के भविष्य की ओर भाग रहा है, और कैसे ये पूरा बदलाव राजनीति, तकनीक और सिनेमा के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं राजनीति से। बिल्कुल, क्योंकि इस विकास की प्रयोगशाला में सबसे बड़ी बहस तो राजनीति से ही शुरू होती है ना। राज्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर स्रोतों में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए, मतलब पर्सपेक्टिव्स दिखाई देते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नजरिए। हाँ, अगर हम सत्ता पक्ष यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्कों को देखें तो उनका पूरा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर था। स्रोतों के अनुसार उन्होंने बताया कि देश के 60% एक्सप्रेसवे अब यूपी में बन रहे हैं। 60%? अरे वाह। हाँ, पहले ये आंकड़ा सिर्फ 1.5% था और राज्य अब टॉप 2 से टॉप 2 में आ गया है। मतलब ये एक बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल, 65 लाख गरीबों को घर और 2 करोड़ 61 लाख शौचालय दिए गए हैं। और एक और दिलचस्प बात जो उन्होंने कही कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का दौर अब खत्म हो गया है और उसकी जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने ले ली है। ये ब्रांडिंग के हिसाब से बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है। और सख्त कानून व्यवस्था का एक उदाहरण वो नमाज वाला मुद्दा भी था ना। हाँ, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर जो रोक लगाई गई है। राइट। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिफ्ट सिस्टम का विकल्प दिया गया है ताकि आम नागरिकों और ट्रैफिक को कोई परेशानी ना हो। यहाँ एक चीज मैं श्रोताओं को स्पष्ट रूप से याद दिलाना चाहूंगा, हम इन राजनीतिक दावों में किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी और दोनों पक्षों के तर्कों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। तो अगर विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव का पूरा फोकस आर्थिक दबाव और रोजगार पर था। उन्होंने बहुत ही तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनका असली विपक्ष कोई पार्टी नहीं बल्कि महंगाई है। उन्होंने कहा कि लोग अब कारों की जगह वापस साइकिल पर आ रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग इमेज है। मतलब विकास के दावों के बीच लोग साइकिल पर लौट रहे हैं। और उन्होंने एक गणित भी तो समझाया था ना, नीट एग्जाम को लेकर। एग्जैक्टली, नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा। उन्होंने कैलकुलेशन दी कि मान लीजिए 22 लाख छात्र इस पेपर लीक से प्रभावित हुए। अब एक परिवार में औसतन 5 लोग माने, माता पिता, दादा दादी। हाँ, तो 22 लाख को 5 से गुणा करें तो सीधे सीधे 1 करोड़ 10 लाख लोग इस लीक एग्जाम सरकार से प्रभावित है और वो बदलाव का चेहरा ढूंढ रहे हैं। बाप रे, 1 करोड़ 10 लाख लोग। ये तो ऐसा है जैसे आप एक बहुत ही शानदार और चमकता हुआ नया घर बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, लेकिन उस घर की रसोई में रोजमर्रा का राशन ही कम पड़ा है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि ये विकास बनाम जीवन यापन की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्लासिक बहस है। बिल्कुल। और इस रसोई के राशन यानी रोजगार और महंगाई की बहस से एक सीधा सवाल उठता है कि इन करोड़ों युवाओं का भविष्य क्या है। हाँ। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा सबसे अहम विषय जुड़ता है, टेक्नोलॉजी और स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अमर उजाला संवाद में इस पर काफी बात हुई। विशेषकर भारत जीपीटी के संस्थापक अंकुश सभरवाल की चर्चा मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ विदेशी मॉडल को यहाँ लागू कर देना भारतीयता नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है भारतीयता उनके हिसाब से? क्योंकि मतलब मैं सोच रहा था विदेशी मॉडल्स तो पहले से ही अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। क्या हम स्वदेशी एआई बनाकर सिर्फ पहिए का दोबारा आविष्कार, रीइन्वेंटिंग द व्हील नहीं कर रहे? देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ भाषा का अनुवाद नहीं है,
ये एपिस्टेमिक डेटा सिक्योरिटी का मामला है। एपिस्टेमिक डेटा सिक्योरिटी, थोड़ा आसान भाषा में? हाँ, मतलब विदेशी मॉडल जैसे कि पश्चिमी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो रेडिट या अंग्रेजी इंटरनेट के डेटा पर बने हैं। वो भारतीय संस्कृति और हमारी जड़ों को नहीं समझते। उनका नजरिया पश्चिमी है। एग्जैक्टली। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो स्वदेशी एआई को वही जवाब देना चाहिए जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हो, न कि पश्चिमी नजरिए से। और इसीलिए भारत में वॉइस फर्स्ट डिजाइन की जरूरत है। वॉइस फर्स्ट मतलब आवाज से कमांड देना? हाँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बोलकर संवाद करना ज्यादा स्वाभाविक है बजाय टाइप करने के। ये बात तो है, लेकिन जब भी एआई की बात आती है एक डर हमेशा रहता है, खास तौर पर उन 22 लाख युवाओं के मन में जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। क्या एआई उनकी नौकरियां खा जाएगा? इस पर इंटेलिमो एआई के सौरभ गुप्ता ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। क्या? उन्होंने कहा कि एआई से नौकरियों के जाने का डर बिल्कुल वैसा ही है जैसा बैंकों में एटीएम आने पर था। ओहो, मतलब शुरुआत में लगा था कि सब बैंक टेलर्स बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंततः एटीएम ने काम को आसान और तेज ही बनाया। एआई भी काम को बढ़ाएगा, उसे खत्म नहीं करेगा। अच्छा, पर इसकी भी कुछ सीमाएं तो हैं ही। अमर उजाला के एमडी तन्मय माहेश्वरी का वो बयान याद है आपको? बिल्कुल। उन्होंने बहुत सटीक बात कही थी कि एआई एक हेडलाइन तो बना सकता है, हाँ, लेकिन 45 डिग्री की भीषण गर्मी में किसी गांव में जाके पसीना बहाकर असली पत्रकारिता नहीं कर सकता। सही बात है। जमीनी हकीकत और मानवीय भावनाएं एआई के बस की बात नहीं है। और जब हम भावनाओं की बात करते हैं ना, तो समाज की वास्तविकताओं और आकांक्षाओं का सबसे बड़ा दर्पण क्या होता है? सिनेमा। एग्जैक्टली, सिनेमा। और जिस तरह तकनीक और राजनीति किसी राज्य का ढांचा तय करते हैं, सिनेमा वहां की संस्कृति को दिखाता है। संवाद के मंच पर भी ये सांस्कृतिक झलक साफ दिखाई दी। हाँ, बॉलीवुड की उपस्थिति काफी मजबूत थी वहाँ, जैसे जैकी श्रॉफ यानी हमारे जग्गू दादा। जग्गू दादा। उन्होंने मंच पर अपनी चौल की जड़ों और पर्यावरण के बारे में, खासतौर पर पेड़ लगाने के महत्व पर बहुत गहरी बात की। और रणदीप हुड्डा ने भी तो बायोग्राफिकल एक्टिंग की बारीकियों पर चर्चा की थी। हाँ, और इसी के साथ बॉलीवुड की आगामी फिल्मों की चमक भी थी, जैसे वरुण धवन और मृणाल ठाकुर की आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। हाँ, वही रमेश तौरानी द्वारा निर्मित और डेविड धवन द्वारा निर्देशित ये रोम कॉम जून 2026 में रिलीज हो रही है और इसमें पूजा हेगड़े भी है। हाँ, ये तो होगी सिनेमा की चकाचौंध। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ सिनेमा की ये चमक है, संवाद जैसे मंचों पर कलाकार जीवन के संघर्ष और प्रेरणा की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्रोतों में बॉलीवुड का एक स्याह सच, एक डार्क अंडरबेली भी सामने आई है। आप उस कानूनी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मशहूर संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के सचिन संघवी को एक 20 वर्षीय महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार वे महिला से इंस्टाग्राम पर मिले थे और उसे एल्बम में काम देने और शादी का झांसा दिया था। हालांकि फिलहाल वो जमानत पर बाहर है और उनके वकील ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हाँ, वो तो है, लेकिन जरा सोचिए, एक तरफ मंच पर आदर्शों की बातें और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ऐसी गंभीर कानूनी और नैतिक चुनौतियां। ये कैसा विरोधाभास है? देखिए, अगर मैं इस पूरी चर्चा को, चाहे वो राजनीति हो, स्वदेशी एआई हो या सिनेमा, इन सब को एक सूत्र में पिरों तो एक ही शब्द सामने आता है। क्या? विश्वसनीयता, यानी ट्रस्ट। ट्रस्ट। हाँ, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, जैसा तन्मय माहेश्वरी ने कहा कि कंटेंट तो बहुत है पर इकोसिस्टम नाजुक है, राइट। या फिर सिनेमाई हस्तियां हो, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक असली विकास या जनता से गहरा जुड़ाव संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब आज हमने इन स्रोतों के माध्यम से एक पूरी तस्वीर देखी, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज रफ्तार से लेकर महंगाई के जमीनी दर तक, पश्चिमी एआई की जगह स्वदेशी और सांस्कृतिक तकनीकी सोच तक, और सिनेमाई पर्दे की चकाचौंध से लेकर उसके पीछे की जो कानूनी हकीकत है वहां तक। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य या किसी एक इवेंट की बात नहीं है। हाँ, ये हम सबके जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब कोई समाज इतनी तेजी से बदलता है तो उसे अपनी पुरानी जड़ों यानी संस्कृति और नई शाखाओं यानी तकनीक के बीच कैसे संतुलन बनाना पड़ता है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा का अंत में एक सवाल के साथ करना चाहूंगा
एक ऐसा विचार जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। अगर कल को एआई हमारी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी कमियों को दूर कर भी दे, ठीक है, तो उस तकनीक के युग में जो नैतिक और मानवीय कमियां बढ़ेंगी, जैसे अपराध, शोषण या फेक न्यूज, उन्हें सुलझाने के लिए हम कौन सा इंसानी एल्गोरिदम विकसित करेंगे? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है ना? तो श्रोताओं, आप इस विचार पर सोचिएगा जरूर। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।